Hello, officers. Welcome to Sadhana Visa Academy Current Affairs session. Let's begin the journey from awareness to achievement. राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। देखेंगे आज की हम करंट अफेयर्स की क्लास में क्या क्या रहेगा इंपॉर्टेंट, साथ ही द हिंदू की कौन कौन सी न्यूज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट बनी हुई है और हमारे एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस रहते हैं। इसी के लिए सभी एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसे आपका यूपीएससी हो, पीसीएस हो, या फिर आपका सीजीएल हो, एसएससी, या फिर टीचर के कोई भी एग्जाम। करंट अफेयर एक ऐसी है कि सभी में काफी इंपॉर्टेंट इसकी एक भूमिका रहती है। सबसे पहली न्यूज है हमारी अमेरिका से रिलेटेड कि जो टैरिफ हम पर लगाया हुआ था, आप सब जानते हैं कि हम पर टैरिफ लगा हुआ था 50% का। 50% का टैरिफ किस तरह से हम पर लगाया गया था, तो आप सब देखोगे कि 25% का हमारे ऊपर पहले से ही पेनल्टी लगी, टैरिफ लगा हुआ था। इसके बाद क्योंकि हमने रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया तो 25% की हम पर पेनल्टी लगाई गई। कितना? 25% की हम पर पेनल्टी लगाई गई थी। तो अभी जो हम पे कर रहे थे वो कर रहे थे, अगर हम कुछ भी सामान अपना अमेरिका को भेजते हैं तो उस पर हमें 50% का हम पर टैरिफ थोपा जा रहा था। अभी क्या हुआ है, अभी ट्रंप और मोदी जी की फोन पर बातचीत हुई जिसमें निष्कर्ष निकला कि अगर रशिया से हम ऑयल खरीदना बंद कर देते हैं, सिर्फ ये एक बातचीत हुई है, अभी इस समझौते पर साइन नहीं हुआ है, तो क्या हुआ है कि इस जो ये 50% का हमारा टैरिफ लगा हुआ था, इसे जो हमारा है कम कर दिया गया और वो कितना रह कर दिया गया है 18%। अगर हम इन फ्यूचर रशिया से ऑयल नहीं खरीदते हैं तो हमारे जो सामान होंगे जो हम वहां पर भेजेंगे उससे क्या होगा, 18% हमें टैरिफ हम पर लगा होगा, मीन्स 80% का फाइन हम भरेंगे। 18%। अब टैरिफ से क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, तो आप देखेंगे जैसे जैसे टैरिफ इंक्रीज होगा तो जो हमारा सामान वहां पर भेजा जाएगा वो महंगा होगा, मीन्स महंगाई बढ़ेगी। जैसे जैसे टैरिफ कम होगा हमारा सामान सस्ता होगा और महंगाई कम होगी। तो इस तरह से ये देखोगे कि टैरिफ क्या है कि अभी आप देख रहे होंगे काफी हमारे जो शेयर मार्केट है उसमें भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहे थे, क्योंकि अमेरिका से संबंध थोड़े हमारे खट्टे मीठे चल रहे थे और इसी के चलते हुए क्या हो रहे थे, जो अमेरिका के जो विदेशी निवेशक थे वो हमारे शेयर मार्केट से अपने पैसे को निकाल रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी कुछ समझौते पर साइन होने का या फिर संधि होने की कुछ आशा नजर आई है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर हमारे कुछ समझौते हों और उसी के साथ में क्या होगा, टैरिफ भी कम होगा, जिससे कि हमारा शेयर मार्केट या फिर हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी बैलेंस हो पाए और अच्छे से चल पाए। ये हुआ है ये। और इसके बाद जो रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, इसके बाद 18% का टैरिफ हो जाएगा, ये ट्रंप ने बोला है। और उसके साथ कुछ जो हमारे फ्री ट्रेड होते हैं वो भी सामने आएंगे और कुछ जो हमारे समझौते हैं उन पर भी साइन होगा। लेकिन सिर्फ मोदी जी ने जो सूचना दी है, मोदी जी ने सिर्फ इतनी सूचना दी है कि पेनल्टी जो हम पर 50% की लगी थी उसे कुछ कम करके हमारी 18% की हो जाएगी। तो ये सब रहा। इसके साथ में अगर आप देखेंगे सेकंड, ये आप देखेंगे कि ये यहाँ पर मीटिंग, यहाँ पर क्या हुई, बातचीत हुई है जिससे ये निष्कर्ष निकला कि हमारी जो पेनल्टी होगी वो कम होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। किसको लेकर? तो ट्रेड डील को लेकर बातचीत हुई, जिस पर सहमति जताई गई कि जो 25% हम पर टैरिफ लगाया गया था उसे कम करके 18% कर दिया जाएगा। कितना? 18% कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि इससे हमारी भारतीय जो वस्तुएं अमेरिका में सस्ती होंगी और इससे क्या होगा, हमारा ट्रेड ज्यादा होगा, व्यापार ज्यादा हो पाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि टैरिफ है क्या? जो हमारे आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले टैक्स होते हैं उसे टैरिफ बोलते हैं। अगर टैरिफ ज्यादा होगा तो सामान महंगा होगा, टैरिफ कम होगा तो सामान सस्ता होगा या फिर हमारा व्यापार बढ़ता जाएगा। भारत अमेरिका व्यापार समझौते से जुड़ी हुई, जिसमें अमेरिका ने भारत पर लगाए गए जो शुल्क टैरिफ है उसे घटाकर 18% कर दिया है। इसी के साथ अमेरिका की ओर से भारत पर टैरिफ 18% व्यापार संबंध को मजबूत करेगा। अगर हमारा जो टैरिफ है वो कम होगा तो क्या होगा, इससे हमारे व्यापारिक जो संबंध है वो भी अच्छे बनेंगे और जो हमारे सामान वहां से आते हैं जाते हैं। और ये भी हुआ है कि वेनेजुएला से, जो आप सब जानते हैं कि वेनेजुएला पर किसने कब्जा किया हुआ है, अमेरिका ने किया हुआ है। वहां के ऑयल पर भी किसका कब्जा है, अमेरिका का है। तो ट्रंप ने ये भी बोला है कि देखा जाएगा फ्यूचर में, अगर जो भारत है वेनेजुएला से ऑयल खरीदना चाहे तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि भारत वेनेजुएला से ऑयल खरीद सकता है।
नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारी सारी बातचीत है, ये आप सब पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें रही। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि अभी क्या हुआ, एक टेरर अटैक हुआ है, कहाँ पर, पाकिस्तानी फोर्स ने बलूचिस्तान में किया है। आप सब जानते हैं कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान की काफी घमाघाई चली हुई है। इन दोनों के बीच पहले भी बहुत सारी चीजें देखने को आई थी कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। अभी क्या हुआ है, फिर से पाकिस्तान की कुछ फोर्स ने बलूचिस्तान पर हमला किया और ये बोलकर कि कुछ उग्रवादी वहां पर जो थे परेशान कर रहे थे या जो भी चीजें थी, वहां पर 177 लोग मारे गए हैं। तो यही देखेंगे आप कि क्या हुआ है, बलूचिस्तान जो है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के प्रांत में हुए आतंकी हमलों पर और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई से जुड़ी हुई है। क्या है ये, तो कई जगहों पर क्या हुआ है कि जो कोऑर्डिनेटेड आतंकी हमले पुलिस सरकारी ठिकानों पर और नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने क्या किया, काउंटर टेरर ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें 2 दिनों में लगभग 177 उग्रवादी मारे गए, ऐसा पाकिस्तान सेना का दावा है। ये सब चीजें बताई किसने, पाकिस्तान ने बताई है। पाकिस्तानी जो सेना है उसने ये चीजें बताई हैं कि जो उग्रवादी थे, जो आतंकी थे, बलूचिस्तान के जो लोग वहां पर आंदोलन कर रहे थे, उन्हें आतंकवादी बताकर, उग्रवादी बताकर उन पर हमला किया गया और बोला गया है कि वो क्या कर रहे थे, सुरक्षा जो कर्मी थे उनको निशाना बना रहे थे, नागरिकों पर हमला कर रहे थे। इसलिए हमने एक टेरर ऑपरेशन चलाया जिसमें क्या हुआ, 177 जो उग्रवादी लोग हैं वो मारे गए हैं। ये न्यूज पाकिस्तान की थी। इससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखेंगे कि नेक्स्ट न्यूज कहाँ रही है, हमले कहाँ कहाँ पर हुए। तो आप देखेंगे कि ग्वादर पोर्ट, आप सब जानते हैं, मैंने आपको ग्वादर पोर्ट पढ़ाया था, तो वहीं पर क्या है, ग्वादर में हुए या फिर क्वेटा में हुए, मस्तुंग में हुआ, नुश्की में हुआ और पंजगुर में, आदि शहरों में ये जो थे हमले चल रहे थे। इसी के साथ में अब चलेंगे नेक्स्ट न्यूज पर। हमारी अभी तक 2 न्यूज हुई। फर्स्ट न्यूज थी कि हमारा जो टैरिफ है उसे 50% मीन्स 25% का जो था उससे कम करके 18% कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नेक्स्ट न्यूज क्या है कि जो दुबई में कुछ लोग काम करने जाते हैं। आप सब जानते ही होंगे कि मैक्सिमम लोग विदेश जाना प्रीफर करते हैं, या तो अमेरिका जाएंगे या फिर कनाडा जाएंगे या फिर दुबई जाएंगे। और दुबई में अभी क्या हो रहा है कि आप सब जानते हैं फ्री ट्रेड भी चल रहा है, वहां पे बिजनेस करना भी इजी है। तो क्या हुआ, 14 लोग जो दुबई गए थे उन्होंने वहां भारत से निवेदन किया है या फिर अपनी शिकायत भेजी है कि हमें यहाँ से निकाला जाए। क्यों निकाला जाए, क्योंकि व्यापार करने गए थे, लेकिन उन्हें व्यापार का झांसा देकर यहाँ पर बुलाया गया और उन्हें वहां पर हर चीज की बहुत कमी देखनी पड़ रही है। ना उन्हें वहां पर खाना मिल रहा है, ना वीजा मिल रहा है, ना वो वहां से आ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि आप हमें यहाँ से वापस लेकर जाए। न्यूज में क्या था, तो आप यहाँ देखेंगे डिटेल में कि क्या क्या बात रही। कम से कम 14 मजदूर है जो झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले से संबंधित है, काम करने के लिए गए थे। कहां पर, दुबई में वो काम करने के लिए गए थे। राज्य सरकार से मदद और भारत वापसी की अपील की है। क्योंकि कंपनी ने पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं, वेतन का बड़ा हिस्सा टिकट खर्च नाम पर काटा जा रहा है, खाने और रहने की सुविधा नहीं है। कंपनी ने पहले वादे किए थे और बाद में मुकर गई। घर लौटने नहीं दिया जा रहा है, यानी साफ तौर पर श्रमिक शोषण किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने अपील की है कि प्लीज हमें यहाँ से वापस लेकर जाया जाए, क्योंकि हमारे पासपोर्ट भी जब्त कर लिए जिससे कि हम भारत वापस आ सके। ये न्यूज रही। इसमें 14 लोग हैं, कहां से, झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं। आप सब जानते हैं अभी हमारा बजट आया है, बजट में काफी महत्वपूर्ण, आप सब जानते ही हैं कि पूरी साल का लेखा जोखा होता है, उसमें क्या क्या चीजें की जाएंगी, कितना हमें किस क्षेत्र में हम पैसा लगाएंगे, वो सब उसमें मेंशन रहता है। बजट की एक अलग से क्लास देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उसे हम देखते हुए चलेंगे कि बूस्टर शॉट होगा एजुकेशन के लिए, एजुकेशन एंड स्किल के लिए। अब एजुकेशन स्किल के लिए क्या क्या किया गया है कि एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है का बजट 14.2%, कितना, 14.21% बढ़ाया गया है। कुल बजट लगभग 1.39 लाख करोड़ का था। जो हमारा अभी एजुकेशन के लिए चीजें की गई हैं उसमें कितना, पूरे उसमें जितना भी हमारा बजट है उसमें से 14.21% हमारी एजुकेशन पर दिया जाएगा, एजुकेशन पर, स्किल पर दिया जाएगा। कितना, 1.39 लाख करोड़ दिया जाएगा। स्कूल किस किस में, स्कूल कॉलेज में, कॉलेज में, स्किल ट्रेनिंग में और जो रोजगार से जुड़ी योजनाओं में को ज्यादा पैसा
मिलेगा। इसी के साथ में जो विश्वविद्यालय टाउनशिप होंगे उनके लिए होंगी कि नई यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी, 5 नई यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी, टाउनशिप बनाए जाएंगे, बड़े औद्योगिक लॉजिस्टिक क्षेत्रों के को पास किया जाएगा ताकि पढ़ाई और नौकरी दोनों का मौका मिले, जिससे कि हमारी एजुकेशन भी स्ट्रोंग हो और इसी के साथ में बेरोजगारी भी कम हो, नौकरी भी मिले। समग्र शिक्षा, जो हमारी स्कूल शिक्षा को मजबूत करने वाली योजनाएं होंगी, फंड में 4100 करोड़, कितना 4100 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। सरकारी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, टीचर होंगे और डिजिटल सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। ये सब चीजें रही। इसके साथ में ही नेक्स्ट देखेंगे जो हमारी अटल टेकरिंग लैब्स हैं उनकी भी स्थापना की जाएंगी। विज्ञान और नवाचार के लिए बजट दिया गया कितना, 500 करोड़ का, 500 करोड़ से लेकर 3200 करोड़ का हमारा अटल टेकरिंग लैब्स के लिए प्रोवाइड किया गया है। बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी, रोबोटिक्स हो या फिर एआई हो, कोडिंग हो, इनोवेशन हो, इस पर यह पैसा खर्च किया जाएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट देखेंगे कि जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, आप सब जानते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है, उसके लिए भी कुछ पैसा एलोकेटेड किया गया है। कितना कि 600 करोड़ अधिक जो फंड है वो किसमें दिया गया है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है उनके लिए प्रोवाइड किया गया है। केंद्रीय विद्यालयों की गुणवत्ता को में सुधार किया जाएगा। इसी के साथ में स्किल डेवलपमेंट के लिए भी, स्किल डेवलपमेंट में कितना है तो वो बजट लगभग है 9885 करोड़ का, जो कि 62% की वृद्धि के साथ अब की बार दिया गया है। फोकस किस पर रहेगा तो मैक्सिमम फोकस रहेगा आईटीआई जो हमारे अपग्रेड सिस्टम है उस पर रहेगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर होगा और रोजगार योग्य स्किल पर ये पैसा क्या किया जाएगा, इस पर लगाया जाएगा, या फिर हमारी जो एजुकेशन है उसे स्ट्रोंग बनाया जाए। एआई की यूज से हो, कोडिंग के यूज से हो, या फिर जो मॉडर्न आज की हमारी एजुकेशन है उसके थ्रू हम इसे बढ़ा सकें और जो विकसित देश हैं उनकी लिस्ट में अपने आप को शामिल कर सकें। हमारा टारगेट है कि भारत को विकसित बनाया जाए, 2047 तक भारत एक विकसित देश बन जाए। तो इसी के लिए एजुकेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। जो हमारे एआई सिस्टम है, जो हमारी रोबोटिक सिस्टम है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो ये सोशल मीडिया की चीजें हैं, हमारा इंस्टाग्राम हुआ जी या फिर ट्विटर हुआ, इस तरह की जो साइट्स हैं वो भारत के पास अपनी हो, जिससे क्या होगा, एक अपनी स्ट्रॉन्ग होगी, अपनी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग होगी और दूसरों पर हम डिपेंड ना रहे। तो ये सब चीजें रही। इसके साथ ही जो कंटेंट क्रिएटर लैब्स होती हैं तो 15,000 स्कूल प्लस 500 कॉलेज भी बनाए जाएंगे। इसके साथ में क्या यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, एनिमेशन हो, वीएफएक्स हो या फिर गेमिंग हो, कॉमिक्स हो, सेक्टर में नए डिजिटल करियर भी स्टार्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। और गर्ल्स हॉस्टल भी, हर जिले में लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल हो। इसी के साथ स्टीम शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ेगी। इससे ये जब फैसिलिटी दी जाएगी तो अपने आप ही एक एजुकेशन का स्तर क्या है, बढ़ोतरी पर होगा और वो बढ़ेगा। इसी के साथ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट पर जो कमेटी है, शिक्षा से नौकरी तक का रास्ता तय करने के लिए समिति तैयार की जाएगी। एआई और नई टेक्नोलॉजी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। रोजगार के अवसर बढ़ाना ये इसका मेन मकसद होगा। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की युवा आबादी को स्किल्ड बनाना, रोजगार देना, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना, इसी के साथ एजुकेशन, स्किल, जॉब और इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो हमारी बढ़ेगी। कब, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी जब बढ़ेगी अगर हमारी एजुकेशन अच्छी होगी, साथ ही साथ स्किल में भी बढ़ोतरी होगी और हमारे मैक्सिमम लोगों के पास जॉब होगी, तभी हमारी क्या होगी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट के। आप सब जानते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हर देश के लिए, तो ये उसी से रिलेटेड है कि रेयर अर्थ जो कॉरिडोर्स हैं टू कट चाइना इंपोर्ट्स। आप सब जानते हैं रेयर एलिमेंट सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, तो वो चाइना में पाए जाते हैं। मींस ऐसा नहीं है कि और देशों में नहीं पाए जाते, लेकिन भारी मात्रा में जो रेयर एलिमेंट निकाले जाते हैं वो चाइना निकालता है, क्योंकि इसके लिए काफी खर्च आता है, बहुत ही बारीकी से निकाला जाता है। बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद बहुत ही कम मात्रा में आपको रेयर एलिमेंट मिलेंगे। आप देखेंगे इस तरह से खुदाई की जाती है, इसके बाद इसमें से जो रेयर एलिमेंट होते हैं उन्हें छाना जाता है रेत में से, ये मानो कि चुन के निकाले जाते हैं रेयर एलिमेंट्स। इसीलिए क्या हुआ था, जब मैंने आपको रेयर एलिमेंट पढ़ाया तब आपको बताया भी था कि पहले और देश निकालते थे, लेकिन जब
चाइना ने काफी भारी मात्रा में इसे निकालना शुरू किया और कम दाम पर दूसरों को देना स्टार्ट कर दिया, तो फिर जैसे अमेरिका जैसे देशों ने थोड़ा कम कर दिया रेयर एलिमेंट को निकालने के लिए, और इससे क्या हुआ, मैक्सिमम देश किस पर डिपेंड हो गए, चाइना पर डिपेंड हो गए। तो इसी के चलते हर देश कोशिश कर रहा है कि रेयर एलिमेंट उसके पास खुद इतना अवेलेबल हो कि वो दूसरों पर निर्भर ना रहे, दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहे। तो ये सब चीजें रही। देखेंगे यहाँ पर आप सब देखेंगे कि रेयर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो 17 रेयर एलिमेंट होते हैं। कितने? 17 हमारे रेयर एलिमेंट होते हैं जो निकाले जाते हैं, और इनका यूज किस किस चीज में होता है, जैसे चिप बनाना, मोबाइल बनाना, जो हमारी टेक्निकल चीजें हैं उन्हें बनाने के लिए रेयर एलिमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो हमारे परमाणु बम हो, इनमें भी क्या होता है, रेयर एलिमेंट की यूज होते हैं। तो ये हमारे 17 रेयर एलिमेंट हैं। इसी के साथ में आप देखेंगे कि जो स्कैडियम हुआ, स्कैडियम भी क्या है, रेयर एलिमेंट में आता है। इसी के साथ में आप देखेंगे लुटीटियम जो है वो भी किस में आता है, हमारा उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट में आता है। आप देख लेंगे ये 17 हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट हैं। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर जो हमारे अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि मैक्सिमम जो हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट है भारत भी उन्हें निकालना शुरू करेगा। कुछ मात्रा में निकालते भी हैं, लेकिन भारी मात्रा में हम उन्हें नहीं निकाल पाते हैं, हम उन्हें बाहर से खरीदते हैं। इसी के साथ में खनिज गलियारे बनाए जाएंगे ताकि जो खनन है, प्रोसेसिंग है, रिसर्च है, मैन्युफैक्चरिंग है, भारत में ही हो सके, और चीन से जो आयात है वो कम किया जा सके। चीन पर जो हम डिपेंड है वो हमारी कम हो, डिपेंडेंसी कम हो। नेक्स्ट देखेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट है क्या। मैंने आपको बताया रेयर अर्थ एलिमेंट हमारे 17 हैं, 17 धातुएं हैं। कौन कौन सी हैं मैंने आपको अभी दिखाया था, जैसे लैंथेनम हुआ, नियोडीमियम हुआ, या फिर समेरियम हुआ, इसी के साथ में गैडोलिनियम हुआ आदि। ये क्या है, ये हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट हैं। इसी के साथ में ये किस लिए यूज होते हैं, मोबाइल बनाने में, लैपटॉप बनाने में, हार्ड ड्राइव बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उसे बनाने में, साथ ही विंड जो हमारे टरबाइन होती है उसे बनाने के लिए भी रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए। डिफेंस में के उपकरण होते हैं उनमें भी ये जरूरी है, इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है। यानी ये हाई टेक टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। मींस रीढ़ की हड्डी होती है ना, जिस तरह इंसान की रीढ़ की हड्डी वर्क करती है, इसीलिए हर देश के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट वर्क करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि चीन की भूमिका क्या है। तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है वो कौन करता है, चाइना करता है। इसी के साथ में 60% मीन्स जितना भी रेयर अर्थ एलिमेंट यूज होता है उसका 60% कौन निकालता है, वो निकालता है चाइना। 92% जो रिफाइनिंग है उसका भी वर्क चाइना करता है। साथ ही इसकी क्षमता चीन के पास है। भारत के 45% से अधिक आयात चीन से आते हैं, इसलिए चीन इस सेक्टर में बहुत मजबूत और इसे बार्गिंग चिप की तरह इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। तो 2014 में जो भारत आयात करता था वो करता था कितना, 14.1 डॉलर मिलियन का करता था। 2024 में 17.5 मिलियन डॉलर का उसने आयात किया। भारत अभी भी चीन पर निर्भर है, इसलिए सरकार आत्मनिर्भर बनना चाहती है। आत्मनिर्भर कब बनेगी, जब हमारे देश में खुद ही हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट निकाल सके, जितना हमें नीड हो, जितनी जरूरत हो। नेक्स्ट चलते हैं। रेयर अर्थ कॉरिडोर क्या होगा, ये एक ऐसा इंडस्ट्रियल क्लस्टर होगा जहां पर खनन, प्रोसेसिंग, रिसर्च लैब, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी बनाई जाएंगी। फायदे क्या होंगे, चीन पर जो हमारी निर्भरता है वो कम होगी, हमारे रोजगार बढ़ेंगे। जब रेयर अर्थ एलिमेंट निकाले जाएंगे तो उसमें क्या होंगे, मजदूर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए होंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो जॉब का एक स्किल है वो थोड़ा बढ़ोतरी पर होगा, वो थोड़ा बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगी, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, डिफेंस और ईवी सेक्टर मजबूत रणनीतिक सुरक्षा में मजबूत होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताया कि रेयर अर्थ जो हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट है वो कितने हैं, वो है 17। चीन कितना उसका उत्पादन करता है, 60% उत्पादन चाइना करता है। और जो रिफाइनिंग है वो कितना करता है, 92% करता है रिफाइनिंग को। भारत के 4 राज्य हैं, कौन कौन से हैं, तो उड़ीसा हुआ, केरला हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ और तमिलनाडु हुआ। इन चारों से हम क्या करेंगे, रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाएंगे और वहां से रेयर अर्थ एलिमेंट को निकाला जाएगा। उपयोग किस किस में होगा, तो जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उसमें यूज होता है, विंड टरबाइन में होगा, डिफेंस में होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा। और उद्देश्य क्या है कि स्ट्रेटेजिक जो हमारी ऑटोनोमी है उसे सेल्फ रिलायंस बनाया जाए। इससे क्या होगा, भारत
आत्मनिर्भर बनेगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि ऑफिशियल जो हमारी क्रॉसिंग है उसको सरेंडर किया गया। कौन से लैंड में बनाया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि ग्रेट निकोबार में इसे बनाया जा रहा है। ग्रेट निकोबार आप सब जानते हैं एक सुंदर सा हमारा आइलैंड है और बहुत ही प्यारा आइलैंड, जहां पर आप देखेंगे कि आदिवासी भी रहते हैं और काफी वहां पर बहुत ही अच्छी प्राकृतिक चीजें देखने को आपको मिलती हैं। इसी के साथ में ग्रेट निकोबार में मेगा प्रोजेक्ट के लिए निकोबारी आदिवासियों का आरोप है। अब इन्होंने आरोप लगाया कि जो इनकी भूमि है, जो इनकी लैंड है, सरकार उसे जबरदस्ती क्या कर रही है, जब्त कर रही है। और वहां पर ये जो हमारा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वहां पे जो एक पोर्ट बनाया जा रहा है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, सरकारी जमीन, सरकारी जो कर्मचारी है वो उनकी जमीन पर, उनके जमीन के कागजों पर जबरदस्ती क्या करा रही है, साइन करा रही है और अपने जब्त कर रही है। ये उनका एक आरोप लगा है कि जो निकोबारी आदिवासियों का आरोप है कि अधिकारी उनसे उनकी पुश्तैनी जमीन को छोड़ने के कागजों पर जबरदस्ती साइन करवा रही है। नेक्स्ट देखोगे ये है हमारा अंडमान निकोबार। अगर आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार में कौन कौन से द्वीप हैं, आप नाम जानेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये अंडमान निकोबार जो है, और इससे नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको लिटिल अंडमान देखने को मिलेगा। ये है अंडमान आइलैंड, ये है लिटिल अंडमान, और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा निकोबार। क्या है, ये आपको आइलैंड देखने को मिलेगा निकोबार। इसी के साथ में ये आपको देखने को मिलेगा लिटिल निकोबार। यहाँ पर आप ग्रेट निकोबार भी कह सकते हैं। तो ये आपको आइलैंड देखने को मिलेंगे। अलग अलग आप देखें तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये जो आपको देखने को मिलेगा ये मिलेगा सैडल पीक। इसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अंडमान निकोबार, नॉर्थ अंडमान। इधर अगर आप देखेंगे तो आपको मिडिल अंडमान देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार की जो राजधानी वो क्या है, वो है पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। इसी के साथ में नीचे आपको ये देखने को, ये पोर्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये है सेंटिनल। कौन सा, सेंटिनल जो आइलैंड है वो यहाँ पर स्थित है और इसे हम कहते हैं लोअर अंडमान। इसके बाद आप नीचे चलेंगे, ये आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। इसी के साथ में लिटिल अंडमान देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप आएंगे सबसे साउथ में, तो साउथ में आपको एक छोटा सा आइलैंड देखने को मिलेगा, इसे बोलेंगे कार निकोबार। इधर आपको देखने को मिलेगा एक और छोटा आइलैंड, ये है निकोबार आइलैंड। यहाँ पर आपको टारसा देखने को मिलेगा। इधर आपको बोम्पोका देखने को मिलेगा, ये वाला नानकोवरी देखने को मिलेगा। और इसके ही नीचे, नानकोवरी के नीचे आपको देखने को मिलेगा ये वाला काटचाली जो आइलैंड है वो आपको देखने को मिलेगा। और सबसे नीचे यहाँ पे दो आइलैंड, एक है लिटिल निकोबार और एक है ग्रेट निकोबार। इन दोनों में जो बड़ा है उसे ग्रेट निकोबार, छोटा है उसे लिटिल निकोबार कहेंगे। ये आपको नाम याद होनी चाहिए कि हमारे जो आप सब जानते हैं, इसको हमने अपने में कैसे मिलाया था। जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो हमारे सब राज्य हमारे बट चुके थे। इसके बाद सबसे पहले अटल बिहारी, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने अपनी फोर्स को अंडमान निकोबार के लिए और जो लक्षद्वीप है उसके लिए रवाना कर दिया था। और कुछ मिनटों पहले ही भारत ने अपना झंडा यहाँ पर लगा दिया था, जिससे क्या हुआ कि भारत पर इस पर कब्जा हो गया। अगर कुछ मिनट की भी डिले हो जाता, कुछ मिनट की देरी हो जाती, तो क्या होता, इस पर पाकिस्तान कब्जा कर लेता। तो ये हमारा काफी महफूज, काफी जो हमारी रणनीतिक क्षेत्र है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर समुद्री में अगर हमारी जो शक्ति है या फिर जो हमें अपनी पावर को बढ़ाना है, तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये आइलैंड हमारे लिए बनता है। तो ये है अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार यहाँ पे आप एक बार फिर से देखेंगे नॉर्थ निकोबार, मिडिल निकोबार और यहाँ पर लोअर अंडमान, आप तीन तरह से देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा अंडमान, साउथ में देखोगे निकोबार। अंडमान में भी तीन आपको अंडमान देखने को मिलेंगे, नॉर्थ, मिडिल और हमारा जो होगा लोअर अंडमान। इसी के साथ में यहाँ पे सेंटर में होगा आपको मिलेगा लिटिल अंडमान और सबसे साउथ में आपको देखने को मिलेगा निकोबार। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क भी देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले देखेंगे मेगा प्रोजेक्ट है क्या और इससे क्या क्या हमें बेनिफिट होंगे। सबसे पहले मेगा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है, एक
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान है, जिसमें क्या होगा, एक साथ कई चीजें बनाई जाती हैं। अब क्या क्या चीजें बनाई जाएंगी, जैसे आप देखेंगे इंटरनेशनल जो हमारे कंटेनर पोर्ट है वो बनाए जाएंगे, बड़ा बंदरगाह बनाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि समुद्र बड़े बड़े जो कार्गो जहाज आएंगे वो वहां पर आकर रुकेंगे, कंटेनर की लोडिंग और अनलोडिंग होगी। इसी के साथ में वहां पर एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, एयरपोर्ट से क्या होगा, यात्री और कार्गो फ्लाइट्स के लिए यहाँ पर एयरपोर्ट्स भी बनाए जाएंगे, एयरपोर्ट्स की सुविधा दी जाएगी। इसी के साथ में यहाँ पर टाउनशिप या फिर जो सिटी एरिया है उसका वो बनाया जाएगा, जिससे क्या होगा, लोगों के रहने के लिए एक टाउनशिप मिलेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं वहां पर मैक्सिमम लोग आदिवासी हैं, तो उन्हें क्या होगा, यहाँ की नई नई चीजें, जो नई नई तकनीक है उनकी भी क्या फैसिलिटी मिलेगी। कंपनियों के लिए कमर्शियल एरिया बनाए जाएंगे, पावर प्लांट और रोड्स भी वहां पर बनाए जाएंगे, जिससे वहां पर बिजली पहुंचाई जा सके, सड़क बनाई जा सके, सप्लाई सिस्टम को रेडी किया जा सके, कि हमारा जो भी आने जाने का जो सामान ले जाना लाना वो है, उसमें एक सुविधा भी होगी, और जो भारत के और राज्य हैं उनसे उनकी कनेक्टिविटी बन पाएगी। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रोजेक्ट का एरिया कहाँ होगा, तो खबर है जो एरिया बनाया जाएगा, जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा गालथिया बे में। कहाँ पर, गलाथिया बे में। और इसके जो कैम्पबेल है, कैम्पबेल बे, इसमें भी बनाया जाएगा, मीन्स दो जगह बनाए जाएंगे। कहां पर, गैल्थिया और दूसरा है कैम्पबेल बे में। आसपास के फॉरेस्ट लैंड भी यहां पर यूज की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखोगे, ये है कैंपबेल जो बे नेशनल पार्क है, और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। साथ ही आपको देखने को मिलेगा ग्रेट निकोबार आइलैंड, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गैल्थिया नेशनल पार्क, गैल्थिया नेशनल पार्क, और यहाँ पर कैंपबेल नेशनल पार्क, दोनों आपने देख लिया। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, यहाँ पर पावर प्लांट की वो की जाएगी, और यहाँ पे जो आप रेड रेड देख रहे हैं, ये भूमि यहाँ पर अभी साइन की गई है, कि यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ जो चीजें हैं ये बनाई जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं। मैंने आपको ये बता ही दिया है कि ये हुआ हमारा सारा अंडमान निकोबार। यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ मलक्का भी देखने को मिलेगा। इस मेगा प्रोजेक्ट से हमारे लिए बेनिफिट क्या क्या होंगे, कि जैसे स्टेट ऑफ मलक्का है, इससे कनेक्टिविटी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी, इजीली हम आ पाएंगे। इधर आप कालालामपुर देखने को मिलेगा, इधर आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ थाईलैंड, यहाँ पर आपको थाईलैंड देखने को मिलेगा। थाईलैंड की जो राजधानी है वो क्या है, बैंकॉक है। यहीं पर आपको कंबोडिया देखने को मिलेगा, वियतनाम देखने को मिलेगा, और इन सब देशों से हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होगी। साथ ही जो समुद्री सुरक्षा है वो हमारी मजबूत बनेगी, और जो चाइना हमें हमेशा चाहता है कि बीट कर देगा, और बीट करने में असफल रहेगा, काफी कनेक्टिविटी हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं भारत की सुरक्षा के लिए। ग्रेट निकोबार बहुत पास में है, मलक्का स्टेट जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार जो है हमारा ग्लोबल शिपिंग करता है। मतलब भारत यहां पर प्रेजेंस बढ़ाकर अपनी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग कर सकता है, समुद्री गतिविधियों पर नजर रख सकता है, नेवी कोस्ट गार्ड सपोर्ट को बढ़ा सकता है। ये हमें बेनिफिट्स होंगे। इकोनॉमिक को फायदा क्या क्या होगा, बड़े जहाज यहां आकर रुकेंगे, इंडिया को कंटेनर और हैंडलिंग से इनकम होगी, लोकल लोगों को जॉब मिल सकती है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अभी ये एरिया बहुत दूर और डिफिकल्ट है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट बन जाता है तो उससे क्या होगा, एयर कनेक्टिविटी हमारी जुड़ जाएगी, रोड कनेक्टिविटी बनेगी, और न्यू फैसिलिटीज यहां पर हो पाएंगी। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर, ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट न्यूज है हमारी एशिया पैसिफिक ऑन ट्रैक टूवर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया। आप सब जानते हैं मलेरिया 2030 तक हम खत्म कर पाएंगे, ऐसा हमने टारगेट रखा है, क्योंकि अभी मलेरिया के काफी केस आ रहे हैं। तो अब देखेंगे मलेरिया से रिलेटेड हमारी क्या न्यूज है, कि क्या है, भारत में लक्ष्य रखा गया था कि 2027 तक जीरो जो हमारे इंडिजीनियस मलेरिया केसेस होंगे, यानी देश में स्थानीय मलेरिया केस खत्म करने होंगे। इसी के साथ में टारगेट है 2030 तक का, लेकिन भारत ने टारगेट रखा है कि हम उस टारगेट से पहले ही मलेरिया को खत्म कर देंगे 2027 का टारगेट रखते हुए। मलेरिया की जो वैक्सीन है आप याद रखें कौन कौन सी होती है, तो आरटीएस होती है, एस होती है, और मॉस्क्योरिक्स हमारी इसकी वैक्सीन होती है। यह दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन है, बच्चों में ज्यादा उपयोग होती है, खासकर प्लाज्मोडियम जो हमारा फैलिसिप्रम होता है, सबसे खतरनाक मलेरिया के लिए यूज की जाती है। सेकंड हमारी एक और वैक्सीन होती है, वो होती है R21 जो कि मैट्रिक्स एम है। ये नई मलेरिया
नई मलेरिया वैक्सीन है बच्चों में फैल्सीपेरस मलेरिया से बचाव के लिए इसे लगाया जाता है। R21 कौन सी है? R21 आप याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है कि मलेरिया की फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी, या फिर जो सेकंड जो हमारी नई वैक्सीन बनाई गई है वो कौन सा मलेरिया है जिसे बच्चों में लगाई जाती है, तो कौन सी है? फैल्सीपेरस मलेरिया के लिए इसे लगाया जाता है। मलेरिया की मुख्य दवाइयां कौन कौन से? तो आप देखेंगे पी जो विवैक्स है इसे भी आम मलेरिया में यूज किया जाता है। एफ फैलिसिप्रियम है, ये खतरनाक मलेरिया के लिए यूज की जाती है। सेवरे मलेरिया के लिए बहुत गंभीर, जो हमारा सेवर मलेरिया होता है वो बहुत ही गंभीर होता है। मलेरिया के प्रकार है पी वीमैक्स जो कि आम मलेरिया है, पी फैल्सिप्रम ये खतरनाक मलेरिया है, लेकिन जो सेवर मलेरिया है वो गंभीर होता है। बटरफ्लाई सेंचुरी देखते हैं। अब हम चलते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स पर। अभी तक हमने देखी द हिंदू की जितनी भी न्यूज थी उन्हें डिटेल में पढ़ा, इंपॉर्टेंट थी, हमारे एग्जाम में इनसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अंडमान निकोबार में जो मेगा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इससे काफी क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप ध्यान रखिए कि किस तरह से हमारे लिए फायदा होगा, किस तरह से हमारी जो समुद्री सेना है उसे स्ट्रोंग बनाएगा, किस तरह से हम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे, इन सब चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं बटरफ्लाई सेंचुरी जो हमारी आरालम बटरफ्लाई सेंचुरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? फर्स्ट है यह केरल का पहला ऐसा अभ्यारण्य है जो विशेष रूप से तितलियों के लिए समर्पित है। सेकंड इसमें दिया गया है आरालम बटरफ्लाई सेंचुरी की सीमा कर्नाटक से लगती है। और थर्ड दिया गया है जो चिकन्नी नदी है उसका उद्गम आरालम बटरफ्लाई सेंचुरी क्षेत्र से होता है। इसी के साथ फोर्थ है इस अभ्यारण्य में केरल में दर्ज तितली जो है प्रजातियों का लगभग 80% पाया जाता है। तो इसमें से क्या होगा? फर्स्ट है यह केरल का पहला ऐसा अभ्यारण्य है जो विशेष रूप से तितलियों के लिए समर्पित है, बिल्कुल सही है। सेकंड है आरालम बटरफ्लाई सेंचुरी की सीमा कर्नाटक से लगती है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है चिकन्नी नदी का उद्गम, इसका उद्गम नहीं होता है, ये वहां से होते हुए गुजरती है, तो ये हमारा गलत है, तो थर्ड हमारा गलत हुआ। फोर्थ इस अभ्यारण्य में केरल में दर्ज जो तितलियां हैं तितली प्रजातियों का लगभग 80% पाया जाता है, ये भी हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन से हुए? 1, 2 और 4। तो आप देखेंगे 1, 2 और 4 सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखेंगे आप बटरफ्लाई जो हमारी सेंचुरी है इसकी एक फोटो जो कि केरला में है। फर्स्ट बटरफ्लाई रिजर्व है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बटरफ्लाई आरालम बटरफ्लाई सेंचुरी। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, आप हिंदी में देखना चाहे हिंदी में देखें, इंग्लिश में देखना चाहे इंग्लिश में भी इसे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत द्वारा हाल ही में आधिकारिक रूप से रजिस्टर की गई हाई यील्डिंग जो सिंथेटिक गायों की नस्लों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है हमारा जो करण फ्राइज है, करण फ्राइज नस्ल को नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में विकसित किया गया है, और यह है कौन सी? थार पारकर गाय तथा होल्स्टीन फ्राइजियन, कौन सी? फ्राइजियन के क्रॉस से बनती है। तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है कि जो हमारा करण फ्राइज नस्ल है वो हमारी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में विकसित किया गया है, और इसी के साथ जो हमारी थार पारकर गाय हैं और होल्स्टीन गाय के फ्रीजियन के क्रॉस से बनाई जाती है, इसका हमारा सही हुआ। सेकंड चलते हैं वृंदावनी। आप सब जानते हैं वृंदावनी नस्ल जो गाय की है वो एक मल्टी ब्रीड सिंथेटिक नस्ल है जिसमें होल्स्टीन फ्राइजियन, सेकंड है ब्राउन स्विस और जर्सी और देसी हरियाणा गाय का प्रयोग किया गया है। उनसे क्या बनाया गया? वृंदावनी जो नस्ल की एक मल्टी ब्रीड सिंथेटिक नस्ल है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड चलते हैं, इन दोनों नस्लों के विकास और रजिस्ट्रेशन में जो ICR है, ICR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की कोई भूमिका नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी बहुत ही अहम भूमिका है हमारी जो है कौन से उसके लिए? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए। तो इसमें कौन सा होगा? थर्ड हमारा गलत है और बाकी सब सही है, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको देखने को मिलेंगी जो मैंने आपको नस्ल बताई है, जैसे कि आपको करण फ्राइज देखने को मिलेगी, तो ये करण फ्राइज है, इसके साथ वृंदावनी नस्ल देखने को मिलेगी, थार पारकर देखने को मिलेगी। इन्हें आप देखेंगे कि कौन कौन सी नस्ल है गाय की, कौन सी पाई जाती है, ये आपको इंग्लिश में क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये है वृंदावनी नस्ल।
आईसीएआर कब से शुरू हुआ? तो आईसीएआर जो हमारी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्चर्स की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 16 जुलाई 1929 को की गई थी। शुरुआत में इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था इंपीरियल, कौन सा? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। लेकिन बाद में जब भारत आजाद हुआ तो हमने कर दिया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट देखेंगे आईसीआर है क्या? तो भारत की एक सबसे बड़ी कृषि अनुसंधान संस्था है जो क्या करता है कि जो हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च है उसे बढ़ावा देता है। यह भारत में खेती, पशुपालन, मछली पालन, कृषि शिक्षा और कृषि तकनीक पर रिसर्च और विकास का काम करती है। यह संस्था कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए अंतर्गत आती है। तो आप सब जान लेंगे, मैंने आपको बताया आईसीएआर की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को हुई थी। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ तो इसका नाम बदला गया। मींस कितना यहां पर लिखा था इंपीरियल, ब्रिटिश था, इसके बाद इंडियन कर दिया गया, भारतीय कर दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे भारत में पफर फिश। पफर फिश क्या होती है? तो आप देखेंगे मैंने आगे फोटो लगाई हुई कि पफर फिश कैसी होती है। पफर फिश के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में पफर फिश मुख्य रूप से वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। ये गंगा मैदान और हिमालय जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, भारत में पाई जाने वाली सभी पफर फिश विदेशी हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हमारा फर्स्ट क्या है कि जो पफर फिश है कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, गंगा मैदान और हिमालय जैसे क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इसका ऑप्शन हुआ फर्स्ट और सेकंड, मींस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, ये है पफर फिश, प्यारी सी और सुंदर सी आपको पफर फिश देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, एचपीसीएल ने प्रति वर्ष 0.5 मिलियन टन एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की आपूर्ति के लिए एडीएनओसी गैस, जो कि एडीएनओसी गैस के साथ 10 वर्ष का समझौता किस देश की कंपनी के साथ किया है? तो ये क्या है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ में। क्या क्या है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो हमारी गैस लिमिटेड है, और इसी के साथ में जो अरब अमीरात हमारी लिक्विफाइड जो हमारी गैस एजेंसी है, उन दोनों ने समझौता किया है 10 वर्षों के लिए। कितना? 10 वर्षों के लिए किया है। और कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात के साथ में 10 वर्षों के साथ ये समझौता हुआ है। एचपीसीएल क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, भारत की एक बड़ी सरकारी तेल और गैस की कंपनी है। ये क्या है? यह पेट्रोल, डीजल, रिफाइनिंग हुआ या फिर गैस सप्लाई जैसे काम करती है। और एडीएनओसी क्या है? तो ये है आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, जो कि कौन सी है? एडीएनओसी की गैस कंपनी है। यह यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकारी ऊर्जा कंपनी समूह से जुड़ी हुई है। तो ये समझौता हुआ है 10 वर्षों के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे। ये डील क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो एडीएनओसी है, आबू धाबी जो गैस कंपनी है, वो हिंदुस्तान की जो पेट्रोल कंपनी के साथ में 10 वर्षों तक हर साल 0.5 मिलियन टन एलएनजी की सप्लाई करेगी। यह डील भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, जो कि एनर्जी सिक्योरिटी है, या फिर गैस सप्लाई स्थिर रखने में मदद करेगी। आप देखेंगे अरब अमीरात, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब फिर से देखेंगे। मैप के थ्रू थोड़ा आपको एक आइडिया रहेगा कि जो सऊदी अरेबिया है वो कहाँ स्थित है, यूनाइटेड अरब अमीरात कहाँ पर स्थित है, आबू धाबी कहाँ पर स्थित है। तो ये आप देख लेंगे। यहाँ पे आपको बहरीन देखने को मिलेगा, कतर देखने को मिलेगा, कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। इधर आपको ओमान देखने को मिलेगा, यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, यूएई में कितने अमीरात होते हैं? तो यूएई में 7 अमीरात है। 7 अमीरात को बनाकर बनता है हम क्या? अरब अमीरात। कौन सा? यूनाइटेड अरब अमीरात बनता है 7 अमीरात को बनाकर। 7 अमीरात कौन कौन से हैं? आबू धाबी जो कि सबसे बड़ा अमीरात है, और दुबई आप सब जानते हैं सबसे प्रसिद्ध अमीरात है। तो ये 7 अमीरात हैं जो कि वहां पर जो यूनाइटेड अरब अमीरात है मिलकर बनता है 7 अमीरात से। हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है को 200 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो वो रखा गया है 2032 तक। कब तक? 2032 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि हमारा जो व्यापार है वो 200 अरब डॉलर तक बढ़ाया जा सके।
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएई के राष्ट्रपति, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से देख लोगे कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है वो यूएई के राष्ट्रपति हैं, और जो यूएई के प्रधानमंत्री है वो है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। और जो ये शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम है ये दुबई के मेयर भी हैं, साथ ही उपराष्ट्रपति भी इन्हें ही कहा जाता है। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कि डब्ल्यूईओ रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर कितनी रही है, तो वो रही है 7.3। कितनी? 7.3 रही है। किसके अकॉर्डिंग? आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। 7.3% रही है भारत की जीडीपी। आपको देखने को मिला आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट क्या है, तो ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हर साल समय समय पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। इसमें देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़े अनुमान दिए जाते हैं, साथ ही जो जीडीपी ग्रोथ है हमारी उस विकास दर को बताता है, इन्फ्लेशन कितना हुआ, महंगाई कितनी रही इसे बताता है, ग्लोबल ग्रोथ क्या रही इसे बताता है, ट्रेड क्या रहा इसके बारे में हमें जानकारी देता है। आईएमएफ की प्रमुख जो है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है? हाँ, तो उसकी जो सीईओ है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया आईएमएफ की प्रमुख हैं, और इनका जो कार्यकाल है वो 1 अक्टूबर 2019 से, और फर्स्ट इनका कार्यकाल था 1 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ है। इसी के साथ में नेक्स्ट चलते हैं। आईएमएफ की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी थी, क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगर आप इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो वॉशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है, और इनकी जो चीफ है, जो सीईओ है वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। डब्ल्यूईओ क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, और इनके जो सीईओ होते हैं हर 2 साल में बदलते रहते हैं। वंदे मातरम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंदे मातरम जो साइक्लोथोन है वो साइक्लोथोन यात्रा का आयोजन किस अर्धसैनिक बल द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सीआईएसएफ द्वारा। किसके द्वारा? सीआईएसएफ के द्वारा किया जाता है, जो कि हमारी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, उसके द्वारा हमारा जो साइक्लोथोन है उसे किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो आप देखेंगे ये है वंदे भारत कोस्टल साइक्लोथोन। वंदे भारत ये सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स द्वारा आयोजित साइकिलिंग अभियान है। इससे क्या होता है कि कनेक्टिविटी बनाने के लिए सीआईएसएफ के जवान भारत के मेनलैंड तटीय क्षेत्र के साथ साथ लंबी दूरी तक साइकिल चलाते हैं। साइकिल ये यात्रा की जाती है कोस्टल सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए से किया जाता है, जिससे कि हमारी जो तटीय सुरक्षा की जागरूकता है उसे बढ़ाया जा सके, नेशनल यूनिटी जो हमारी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले, कम्युनिटी जो पार्टिसिपेशन है, जन भागीदारी है वो बढ़े, लोगों को यह बताना कि कोस्टल जो विजिलेंस है, तटीय सतर्कता देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। यह दूसरा संस्करण था, पहला संस्करण ऑलरेडी हो चुका था, दूसरा संस्करण था। यह अभियान लगभग 25 दिन तक चलता है, और इसमें जो दूरी होती है वो 6543 किलोमीटर की दूरी होती है। इसमें महिलाएं सीआईएसएफ की कर्मचारी भी भाग लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नए पर्यावरण संरक्षण कोष नियम 2026 जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड रूल 2026 के तहत एकत्र किए गए जुर्माने का कितना प्रतिशत संबंधित जो राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश की समांकित निधि से भेजा जाएगा, जो हमारे कंसोलिडेटेड फंड में भेजा जाएगा, तो वो कितना भेजा जाता है? 60%। कितना? 60% भेजा जाता है। नेक्स्ट है, यह नियम है क्या? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड रूल जो 2026 है, भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियम है, जिनका उद्देश्य है पर्यावरण संबंधी कानूनों के तहत जो जुर्माना वसूला जाता है, जो पेनल्टीज ली जाती हैं, उसे एक व्यवस्थित तरीके से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड में रखा जाए, पर्यावरण सुरक्षा कार्यों में उपयोग किया जाए।
स्टेट कंसोलिडेटेड फंड क्या है? तो आप देखेंगे स्टेट कंसोलिडेटेड फंड राज्य सरकार का एक मुख्य सरकारी खाता होता है, जिसमें क्या होता है कि इससे राज्य सरकार की प्रमुख आय आती है। जैसे आप देखेंगे टैक्स आता है, ग्रांट्स आते हैं, फीस या फिर पेनल्टी हो, अन्य सरकारी आय। ये राज्य सरकार का ज्यादातर खर्च इसी फंड से होता है। जो राज्य सरकार खर्च करती है वो इसी फंड से खर्च करती है। तो ये एक बही खाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किन देशों के बीच सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है? तो आप सब जानते हैं ब्रिक्स देशों के बीच। किसके? ब्रिक्स देशों के बीच में ये किया गया है। देखेंगे ब्रिक्स से आप सब देखेंगे कि आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या क्या, ब्राजील, यहाँ पे रशिया आपको देखने को मिले, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये आपको देखने को मिलेंगे देश। और कुछ देश और भी इसमें ऐड किए गए हैं, तो वो भी आप देखेंगे, जैसे यूथोपिया हुआ, इसी के साथ में इटेरिया हुआ। तो आप ये देखेंगे सीबीडीसी लिंकिंग क्या है? तो सीडीबीसी एक सेंट्रल बैंक जो है डिजिटल हमारी करेंसी है, मतलब किसी देश की सेंट्रल बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा होती है सीबीडीसी। आरबीआई का प्रस्ताव यह है कि जो ब्रिक्स देशों की सीबीडीसी आपस में जुड़ जाए, ताकि जो हमारी डॉलर पर डिपेंडेंसी है वो कम हो और हमारे जो ब्रिक्स देश है उनकी अलग से कोई करेंसी बनाई जाए, जिससे क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट है देशों के बीच में तेज होंगे, ट्रेड और टूरिज्म पेमेंट्स आसान होंगे, डॉलर डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी। इसी के साथ में आप देखेंगे G7 कंट्रीज कौन कौन से, तो आप मैंने थोड़ा थोड़ा इनमें सबको रखा हुआ है, जैसे कि G7 कंट्रीज आपको पता लगेगा, ब्रिक्स देश कौन कौन से हैं, सार्क देश कौन कौन से हैं। तो ये आप देखेंगे G7 में 7 कंट्रीज आते हैं, कौन कौन से? यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये G7 कंट्रीज हैं। G7 की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में G6 था, मीन्स इसमें 6 सदस्य देश थे। 1976 में कनाडा को फिर से जोड़ा गया और ये G7 हो गया। अध्यक्ष कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट होते हैं, हर साल इसके प्रेसिडेंसी बदलती रहती है। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे एशियन का आसान जो है कंट्रीज, उसमें 10 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये जो 10 देश हैं ये आसान कंट्रीज कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसकी स्थापना कोई कब हुई थी? तो ये हुई थी 8 अगस्त 1967 में। आप याद रखें कितने देश कौन कौन से शामिल हैं और कब इसकी स्थापना हुई थी, 8 अगस्त 1967 में। सार्क देश देखेंगे तो सार्क देश में 8 देश आते हैं। 8 कौन कौन से हैं? इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, जो हमारे चारों तरफ पड़ते हैं या फिर हमारे पड़ोसी देश ही मान लो। उनमें से कुछ देश हैं जो कि हमारे सार्क कंट्रीज कहलाते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हमारे सार्क देश कहलाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसे एस्टेब्लिश किया गया था 8 दिसंबर 1985 में। 8 दिसंबर 1985 को इसको स्थापना की गई थी। ब्रिक्स देश कौन कौन से? तो मैंने आपको बताया, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में नए कौन कौन से ऐड किए गए? पहले ये जब बनाया गया तो ये ब्रिक था, ब्रिक 2001 में आया था। इसके बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ 2009 में। कब? 2009 में साउथ अफ्रीका एक समिट हुई जिसमें 2010 में साउथ अमेरिका को जोड़ा गया, जिससे बन गया ब्रिक्स। इसके बाद अब और देश ऐड हुए हैं। कौन कौन से ऐड हुए हैं? तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी 4 देश और हुए हैं, जैसे कि इजिप्ट देखने को मिलेगा, मिस्र देश, इथोपिया देखने को मिलेगा, ईरान देखने को मिलेगा और आपको यूनाइटेड अरब अमीरात देखने को मिलेगा। तो अब ब्रिक्स में आपको 9 देश देखने को मिलेंगे। न्यू मेंबर आपको 2025 में इंडोनेशिया भी ऐड हुआ, तो 10 हो गए हैं। कितने? 10 हो गए। पहले 5 थे। बी से हमारा क्या था? ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अमेरिका। अब 5 और नए देश आए हैं। तो आपको कौन कौन से? इजिप्ट याद रखना है, इथोपिया याद रखना है, यूनाइटेड अरब अमीरात याद रखना है, ईरान याद रखना है और जो हमारा 5th है वो है इंडोनेशिया। तो क्या हुआ? इंडोनेशिया। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएंगे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अमेरिका। यहाँ पर आपको इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडोनेशिया देखने को मिलेगा। ये हुई हमारे ब्रिक्स देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बीजिंग ओलंपिक
पदक विजेता बॉक्सर को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया विजेंद्र सिंह को। किसे? विजेंद्र सिंह को बीजिंग जो ओलंपिक्स है उनका चेयरपर्सन बनाया गया है, बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है। ये है विजेंद्र सिंह, जो कि इन्होंने कांस्य पदक इसमें जीता था, इसीलिए इन्हें क्या बनाया गया है? वहां का सदस्य बनाया गया है। विजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध बॉक्सर है। इन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीता। वे ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारत के पहले बॉक्सर बने थे। भारत के पहले बॉक्सर बने थे जिन्होंने कांस्य पदक जीता था, किसमें? ओलंपिक में। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 10 महीने की समुद्री अभियान लोकायान 26 पर रवाना हुआ? कौन सा हुआ? तो वो हुआ INS सुदर्शनी। कौन सा? INS सुदर्शनी जो है वो लोकायान 26 है उसके लिए रवाना हुआ है। कौन कौन से? तो आप देखेंगे INS विक्रांत कौन सा है, INS कोलकाता कौन सा, INS शिवालिक कौन सा है। ये चारों आपको विद इमेज देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा INS विक्रांत। INS विक्रांत क्या है? INS विक्रांत भारत का एयरक्राफ्ट जो कैरियर विमान वाहक पोत है। कब इसका कमीशन हुआ था? तो कमीशन हुआ था ये 2 सितंबर 2020 सेकंड को भारतीय नौसेना में से शामिल किया गया था। ये स्वदेशी है पूरी तरह से और भारत में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड केरल में बना था। इसकी इमेज आप देखोगे, इसकी प्रमुख क्षमताएं अगर देखने को मिलेगी तो ये फ्लोटिंग एयर बेस जैसा काम करता है। इसमें फाइटर जेट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट किए जा सकते हैं। इससे क्या, हमारे जो फाइटर जेट्स होते हैं उन्हें भी ऑपरेट किया जा सकता है और जो हेलीकॉप्टर उन्हें भी ऑपरेट किया जा सकता है। समुद्र युद्ध में पावर प्रोजेक्शन के लिए बहुत जरूरी है हमारा INS विक्रांत। आप इसकी फोटो देखेंगे, ये है R11 जो हमारा INS विक्रांत है, ये हमारा फोटो में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे INS कोलकाता क्या है। तो INS कोलकाता भारतीय नौसेना का एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो कि कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A का प्रमुख जहाज है। ये भी क्या है? मुख्य रूप से स्वदेशी है और इसकी क्षमताएं क्या है? तो ये एयर डिफेंस, हवाई हमले से रक्षा करता है, साथ ही एंटी शिप वॉरफेयर है, समुद्री जहाजों के खिलाफ ये कार्य करता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, पनडुब्बियों के खिलाफ कार्य करता है, आधुनिक इसमें रडार है, मिसाइल सिस्टम है और भारी हथियार है, डिस्ट्रॉयर है। ये बड़ा तेज और शक्तिशाली युद्धपोत कहलाता है। कौन सा? INS कोलकाता। इसके बाद आप देखेंगे ये आपको देखने को मिलेगा D63 जो है, ये है INS कोलकाता। आपने पहले देखा कि आपको INS विक्रांत देखने को मिले था, उसमें आपको ये सब चीजें देखने को नहीं मिली होंगी, सिर्फ इतना आपको देखने को मिला था। लेकिन जो कोलकाता है इसमें ये सब चीजें भी शामिल होंगी। नेक्स्ट चलते हैं INS शिवालिक क्या है। तो INS शिवालिक एक स्टील्थ जो है, स्टील्थ फ्रिगेट है और ये शिवालिक क्लास जो कि प्रोजेक्ट 17 का हिस्सा है। ये भी स्वदेशी है, इंडियन बिल्ट है। ये भारत के स्टील्थ वॉरशिप डेवलपमेंट का बड़ा उदाहरण है। इसकी क्षमताएं क्या क्या है? तो आप देखेंगे स्टील्थ डिजाइन रडार पर कम दिखता है, मल्टी रोल वॉरशिप है, एंटी एयर है, एंटी शिप है, एंटी सबमरीन है, समुद्र में लॉन्ग रेंज मिशन के लिए कैपेबल है। ये आपको देखने को मिलेगा INS शिवालिक F47। नेक्स्ट देखेंगे INS सुदर्शनी जो कि अभी किसके लिए? लोकायन 26 के लिए रवाना हुआ है, तो वो है INS सुदर्शनी। INS सुदर्शनी भारतीय नौसेना का सेल जो ट्रेनिंग शिप है, पाल वाला प्रशिक्षण जहाज है। यही जहाज लोकायान 26 अभियान में गया हुआ है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? ये सेल बेस शिप है, पाल से चलने वाला है, लंबी समुद्री यात्रा में ट्रेनिंग प्लस आउटरीच के लिए उपयोग किया जाता है। यह जहाज 22,000 नॉटिकल मील की यात्रा करेगा। कितना? 22,000 नॉटिकल मील की यात्रा करेगा। नॉटिकल मील क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो अंडाकार है, मीन्स गोल है, और जो हमारे नॉटिकल होते हैं उन्हें हम जब अक्षांश पे देखते हैं तो बहुत ही इजी होता है उन्हें देख पाना, क्योंकि एक 1 डिग्री के बराबर होता है 1 नॉटिकल मील्स। इसीलिए जो समुद्री हमारी यात्रा होती है सब नॉटिकल मील्स में काउंट करते हैं। इसी के साथ, और ये लगभग जो आप अगर आप देखेंगे 1 नॉटिकल जो मील होता है वो होता है 1.82 किलोमीटर के समथिंग ये होता है। कितना? 1.82 किलोमीटर के बराबर होता है। नौसैनिक की ये स्टीमशिप
सीमैनशिप, नेविगेशन या फिर डिसिप्लिन जो ट्रेनिंग है उसके लिए इसके काफी महत्वपूर्ण है। भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो विदेशी पोर्ट विजिट है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की समुद्री परंपरा और संस्कृति का भी प्रचार करता है। ये आपको देखने को मिलेगा। आईएनएस सुदर्शनी कौन है? आईएनएस सुदर्शनी। ये आपको देखने को मिलेंगे, पाल देखने को मिलेंगे। ये इस तरह से बनाया गया है। निम्न में से किस दिन विश्व धर्म दिवस 2026 वर्ल्ड रिलीजन डे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है कब? ये बनाया जाता है 16 जनवरी को, सॉरी 17 जनवरी को। कब बनाया जाता है? ये 17 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सभी जनवरी के डेज कि कौन कौन से दिन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। 1 जनवरी को आप सब जानते हैं न्यू ईयर मनाया जाता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है और आप याद रखें, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि जो हमारा 6 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है, ऑर्फन डेज मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को हमारा बनाया जाता है नेशनल हिंदी दिवस। नेशनल हिंदी दिवस क्योंकि 14 सितंबर को जो हमारी देवनागरी उसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, उसे राष्ट्रीय राजभाषा बनाया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाया जाता है। नेशनल राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, इसीलिए इन्हें क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को लोहड़ी मनाया जाता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति और इसी के साथ 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगर आप देखेंगे 14 जनवरी को मकर संक्रांति, कहीं पर इसे पोंगल भी कहा जाता है और माघ बिहू भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है और 23 जनवरी को बनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती भी है, इसीलिए इन्हें इस दिन को बनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस या फिर राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी बनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। 27 जनवरी को होलोकास्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। हमारे जनवरी माह के जितने भी डेज थे उन्हें हमने देखा, अच्छे से आप इन्हें रिवाइज कर लेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने इंडियन बैंक एसोसिएशन बैंकिंग जो टेक्नोलॉजी अवार्ड में बेस्ट फिनटेक और डीपीआई एडोप्शन अवार्ड जीता है? तो ये जीता है कर्नाटका बैंक ने। किसने? कर्नाटका बैंक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बैंक एसोसिएशन क्या है? तो जो आईबीए है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, एसोसिएशन है। आईबीए है, इंडियन बैंक एसोसिएशन की जो स्थापना 26 सितंबर 1940 को हुई थी। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में इसमें 22 सदस्य बैंक थे। यह मुंबई पर आधारित संस्था है। इसी के साथ आईबीए का काम क्या है? तो ये बैंकिंग सेक्टर में जो कॉमन इश्यूज पर काम करना, पॉलिसी बनाना, गाइडलाइंस बनाना, बेस्ट प्रैक्टिसेस में सहयोग करना इसका कार्य है। बैंकिंग इंडस्ट्री की कलेक्टिव जो वॉइस बनना इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य देखा गया है। आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जिससे बैंकों को उनकी टेक्नोलॉजी और डिजिटल बैंकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। यह अवार्ड पहली बार 2005 में शुरू किया गया था। बैंकिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन को पहचान देना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देना, फिनटेक एडॉप्शन और साइबर सिक्योरिटी या फिर जो होता है डिजिटल इंक्लूजन जैसे क्षेत्रों में बेहतर काम करने को बैंकों को सम्मानित किया जाता है। बेस्ट फिनटेक डीपीआई एडॉप्शन अवार्ड क्या होता है? तो यह अवार्ड उस बैंक को मिलता है जिसने फिनटेक सॉल्यूशन जैसे डिजिटल पेमेंट्स हो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो या फिर जो ऑटोमेशन और डीपीआई डिजिटल पब्लिक जो हमारा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अच्छा कार्य किया हो, उसे फिनटेक जो डीपीआई एडॉप्शन अवार्ड दिया जाता है। इसी के साथ में डीपीआई का मतलब होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में डीपीआई के
उदाहरण आपको यूपीआई देखने को मिलेगा। आप देखते हैं कि यूपीआई से हम क्या करते हैं, पेमेंट कर लेते हैं इजीली। आधार कार्ड हुआ या फिर डिजी लॉकर हुआ, ई केवाईसी हुआ, अकाउंट एग्रीगेटर आदि किस में आते हैं, ये आते हैं भारत में डीपीआई की उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजॉय पोल। सुजॉय पोल कौन है? सुजॉय पोल का हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो सुजॉय पोल चीफ जस्टिस है, लेकिन वो चीफ जस्टिस कहाँ के हैं? तो आप देखेंगे कि वो चीफ जस्टिस हैं मेघालय, वे चीफ जस्टिस हैं हमारे कोलकाता उच्च न्यायालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेघालय हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, आपको चारों के यहाँ पर चीफ जस्टिस देखने को मिलेंगे। अगर आप देखोगे मेघालय के तो वो है रेवती मोहते डेरे, जो कि चीफ जस्टिस है मेघालय की। कोलकाता के कौन है? तो कोलकाता के आपको चीफ जस्टिस देखने को मिलेंगे सिजोय पोल। त्रिपुरा के चीफ जस्टिस कौन है? तो वो है MS रामचंद्रा राव हैं। और साथ ही पटना के हाई कोर्ट अगर आप देखोगे तो वो है संगम कुमार। कौन है? संगम कुमार साहू पटना के चीफ जस्टिस है। आपको चारों याद रखने हैं। इस तरह से आपको इनके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी याद हो जाएंगे कि जो मेघालय है वहां की कौन है? रेवती मोहते हैं। यहाँ पर जो कोलकाता है वहां के चीफ जस्टिस मैंने आपको सुजॉय पाउल बताया। इसी के साथ में अगर आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा के, तो त्रिपुरा के MS रामचंद्रन राव हैं और पटना के हैं संगम कुमार आपको देखने को मिलेंगे। चीफ जस्टिस आप सब जानते हैं, चीफ जस्टिस सूर्यकांत है। और कुछ प्रमुख जो हमारे जस्टिस होते हैं जो साथ में बैठते हैं, विक्रमनाथ हुआ, JK महेश्वरी हुई या फिर BV नागराथन हुए, ये कौन है? ये जस्टिस हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामले पर सलाहकार बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डिसआर्मेंट मैटर्स का अध्यक्ष चेयर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो आप देखेंगे DB वेंकटेश वर्मा को नियुक्त किया गया है निरस्त्रीकरण मामले पर सलाहकार बोर्ड के। जो बोर्ड के अध्यक्ष होंगे DB वेंकटेश शर्मा होंगे। UN एडवाइजरी बोर्ड और डिसआर्मेंट मैटर्स, यह बोर्ड किस लिए बनाया गया है? तो ये किस लिए बनाया गया है? आप देखेंगे कि जो एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डिसआर्मेंट है, ये एक्सपर्ट एडवाइजरी एक बॉडी है जो हथियार नियंत्रण के लिए बनाई जाती है, निरस्त्रीकरण या फिर अस्त्र निरस्त्रीकरण के लिए बनाया जाता है, वैश्विक सुरक्षा के लिए बनाई जाती है, जिसे मामलों पर UN सिक्योरिटी जनरल को सलाह देता है। ऐसे ही हमारी UN एडवाइजरी बोर्ड होता है। इतिहाद एयरलाइंस किस देश की राष्ट्रीय एयरलाइंस है, जिसे 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन, कितनी? दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया है? तो ये कहाँ की है? ये है संयुक्त अरब अमीरात की। कहाँ की? संयुक्त अरब अमीरात की सबसे सुरक्षित जो एयरलाइन है उसे किसे कहा गया है? तो वो है इतिहाद एयरलाइंस को माना गया है कि सबसे सुरक्षित एयरलाइन है 2026 वर्ष 2026 के लिए। निम्न में से किसे दिसंबर 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है किसे दिया गया? डैरिल मिशेल को। किसे? डैरिल मिशेल को दिया गया है वर्ल्ड ऑफ प्लेयर। कौन सा है? ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का इन्हें खिताब दिया गया है। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो जो डायरल मिशेल है ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। मिशेल स्टार्क है ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। शुभम गिल है ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। और जस्टिन ग्रिवेंस है वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। और ये सभी क्या है? ये सभी क्रिकेटर हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। ये हुई हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने देखे। आप सब जानते हैं करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस होते हैं, जिससे कि आपका पीछे का रिवीजन होता हुआ चले। साथ ही जो हमारी द हिंदू की न्यूज थी हमने अच्छे से डिटेल में समझा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हमारे जो आज हमारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने के मैक्सिमम चांस होते हैं उन्हें हमने इंक्लूड किया। तो ऐसे ही आप देखते रहे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।